हेलो। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा गॉस के नियम के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहले फर्स्ट आएगा इसमें अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पेपर में इस प्रकार भी पूछ सकता है, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कोई हमने तार ले लिया जो एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। मान लेते हैं, माना एक तार पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा तार की लंबाई एल है व रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने जो अब तक पढ़ा है, गॉस लॉ पढ़ा है, विद्युत फ्लक्स पढ़ा है। अगर हम गॉस के नियम का उपयोग करते हैं, किसके, गॉस के नियम का जो उपयोग करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं या किसके लिए करते हैं, बंद पृष्ठ के लिए। अगर हमें इस तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होगा, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो मान लेते हैं इस तार से स्मॉल आर दूरी पर, इस तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई बिंदु P है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इससे गुजरता हुआ कोई गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, ठीक है। कोई गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, जो कि एक बेलन का रूप होगा या एक बेलन होगा, ठीक है। अब यहां पे एक दो तीन पृष्ठ हो गए यहाँ पे। तो इसका नाम दे देते हैं हम A1 और इसका नाम दे देते हैं A2 और इसका नाम दे देते हैं A3, ठीक है। अब इसका पृष्ठ अवयव ले लेते हैं, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल सदिश D A1 वेक्टर, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर होगा, ठीक है, D A2 वेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, उस क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत होता है। तीसरा मान लेते हैं हम यहां पे, ठीक है। ये किधर की ओर होगा, बाहर की ओर, D A3 वेक्टर, ठीक है। अब ये जो तार है प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, तो वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। कैसे होगा, बाहर की ओर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, ठीक है। अब यहां पे वैद्युत क्षेत्र देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी और यहाँ पे देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी। यहाँ पे जो एंगल बनाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में जो एंगल होगा, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। A1 पृष्ठ पर E वेक्टर और DA1 वेक्टर के बीच जो एंगल होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। सारी चीजें हमने ये सब माना है और तार पर आवेश भी और लंबाई L है, इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल L, ठीक है। अब हम
क्या करते हैं, पृष्ठ A1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल A1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d∅1 इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट डी A1 वेक्टर। ठीक है, इसके कारण ये जो पृष्ठ अवयव माना है इसके कारण। ठीक है, अब टोटल के कारण निकाला जाए, इसके क्या होगा, समाकलन कर देंगे। ∅1 इज इक्वल टू, समाकलन का साइन या इंटीग्रल का साइन बोल सकते हैं, E वेक्टर डॉट डी A1 वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट डी A1 कॉस थीटा। यहां देखो, चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे रखो, ∅1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, इसको यहां पे लिख लेते हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 इज इक्वल टू 0। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। अब ले लेते हैं हम A2 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, d∅2, इससे गुजरने वाला फ्लक्स मान लिया क्या, d∅2 इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक है, अब टोटल के कारण क्या करेंगे, ये तो निकाला हमने छोटे से अवयव के कारण, d∅2 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब टोटल के कारण निकालेंगे इसके, तो क्या आ जाएगा, ∅2 इज इक्वल टू इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, E वेक्टर नहीं, E डॉट dA cos थीटा। चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, तब ∅2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 90, 0। ठीक है, यहां पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब निकालेंगे हम इस पृष्ठ पे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब निकालो A3 से गुजरने वाला फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d∅3 इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA3 वेक्टर, E वेक्टर डॉट dA3 वेक्टर। ठीक है, अब ये तो इतने से अवयव से है, किससे,
इस अवयव से। ठीक है, अब यदि हम पूरे के अकॉर्डिंग निकालें या पूरे के कारण निकालें तो क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट DA3 वेक्टर, और क्या लिख सकते हैं इसको, ई DA3 कॉस थीटा। ठीक है, इसका अदिश गुणन लिखा है, ये DA3 cos थीटा क्या करते हैं, इसका अदिश गुणन, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे DA3 वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में कोण कितना, 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1। φ3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, DA3। ठीक है, अब निकालेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या कर, पहले इसका क्या कर लेते हैं हम, cos 0 हो गया, और यहाँ पे एक और बचेगा क्या, ये बच्चा, और समाकलन ये बच्चा। ठीक है, अभी और सोल्व करते हैं इसको। φ3 इज इक्वल टू, ई को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, DA3। DA3 क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूंकि इंटीग्रल DA3 इज इक्वल टू 2πRL क्या है, बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, φ3 इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई 2πRL, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करें, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें। अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 क्या है, φ1 क्या आ रहा था हमारा 0, ठीक, प्लस φ2 क्या है हमारा 0, प्लस φ3 क्या है हमारा E मल्टीप्लाई 2πRL, तब फाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा E मल्टीप्लाई 2πRL। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट से रखा, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पे जो φ1 था 0 और φ2 क्या आ रहा था हमारा 0। ठीक है, φ1 और φ2 क्या आ रहे थे 0। अब यहां देखें
गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस के नियम से या प्रमेय से फाई इजकल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण थर्ड। ठीक है, अब यहां पर फाई का मान रख दो, या दो समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर E मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमको क्या चाहिए, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई, 1/2 पाई आर इंटू एल और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, चूंकि लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू यहां से निकाल लो, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। ठीक है, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। अब इस मान को यहां पे रख दो, ठीक है। तब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर, क्यू का मान लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और यहाँ पे एल बचा। ठीक, इस एल से एल खत्म, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा अपॉन आर। और लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो और चेंज कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, अगर इसका सदिश रूप लिखते हैं, सदिश रूप में E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर और इंटू आर कैप। दिशा क्या होगी, तार से बाहर की ओर, तार से बाहर की ओर की ओर। तो बच्चों ये था हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के आवश्यक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा इसका। ठीक है।